सुबह की पहली किरण जब तेरी पलकें छू ले, अधखेली कलियों पे जैसे कोई तितली झूले। चाहे तुम मुझको सवारो, चाहे बर्बाद करो, भूल जाओ मुझे तुम, याद करो मेरे कातिल, मेरे दिलदार, मेरे साथ रहो। मेरे कातिल, मेरे दिलदार, मेरे साथ रहो। हम लोग कॉलेज से निकले ही थे और शायद कुछ साल बाद की ये बात है। मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, उसका मुझे कॉल आया और उसने बोला कि तू मिल सकती है क्या। एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स, बता कब कहाँ मिलना है। और हम एक कैफ़े में मिले और ही सेड मेरे को तुझे कुछ एक बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है। आई वाज लाइक हाँ बता। तो मुझे लगा शायद ब्रेकअप हो गया, जो यूजुअल अजम्पशंस होते हैं। So he said, I just want to tell you that I identify as gay. I was like, thank you for trusting me and sharing this with me. And he's like, what? Is that all you have to say? You're the first person I'm telling this to. And I never thought it would be this easy. And my friend had tears in his eyes. And he's like, I think I can tell more people now that I identify as gay because of how you've reacted to what I just said. I think that is something that a lot of people don't understand. That being an ally is so important sometimes because you give the other person the normalcy that they should have around them, right? I did another event with Loop, the board game that we have recently with the Queer Collective Dehradun. And that is where I met you, Megha, for the first time. और मुझे अभी भी याद है मेघा आई और मेघा ने बोला मैं नहीं खेलूँगी। और आई वाज़ लाइक पर सब लोग तो खेलने आए हैं, आप क्यों नहीं खेलोगे? और मेघा ने बोला नहीं मैं खेलूँगी नहीं, मैं बस देखूँगी बैठ के। तो आप देख रहे थे और जिस तरह से आपने हर प्लेयर को उस गेम में जाके हेल्प किया, सपोर्ट किया, वो काफ़ी था ये समझने के लिए कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय हो उन लोगों की लाइफ में। एंड आई थिंक दे आर वेरी लकी टू हैव यू एज़ एन अलाय। So, thank you for doing this, Megha, and thank you for becoming a part of this and supporting us. Before we get into your relationship with the queer community, मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप किस तरह के घर में बड़े हुए, कैसा कल्चर था, आपका बचपन कैसा था? मेरा जो बचपन था उससे पहले कहानी थी। मेरा बचपन एक कहानी है, मतलब कहानी चल रही है। तो मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। मेरा रंग थोड़ा सांवला था, तो और थोड़ी-सी पतली थी बहुत बचपन में, तो कपड़े जचते नहीं थे मेरे ऊपर। तो लोग फैमिली हो गई, दोस्त हो गए स्कूल में, तो लोग मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। वैसे तो बोला जाता है कि मेरी फैमिली में मैं 5 साल बाद पैदा हुई, जब मेरी मम्मी को लोगों ने ये ताने मार दिए थे कि तुम एक बांझ हो और तुम एक चूहे का बच्चा भी पैदा नहीं कर तो मेरी लाइफ़ कुछ ऐसी थी। तो उस टाइम तो मैं ही एक बच्चा थी, लेकिन जब मेरी बहन पैदा हुई, वो थोड़ी दिखने में गोरी, थोड़ी-सी अच्छी थी, तो मेरे को कहीं न कहीं फैमिली से थोड़ा-सा दूर कर दिया गया। मेरी मम्मी जब मेरी बहन को शायद दूध पिलाती थी, तो मैं पर्दे के पीछे खड़ी होके देखती थी। तो फिर धीरे-धीरे उनसे तो दूरियाँ बढ़ने लगी, मैं नानी के घर आके रहने लगी। मम्मी लोगों से कभी मम्मी-पापा से बॉन्डिंग नहीं बन पाई और कहीं न कहीं ये उनकी भी कमी थी कि वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पापा हमेशा बहन कहीं ले जाना होता, बहन को लेके जा रहे हैं, किसी को शो करना होता तो वो मेरी बहन को करते थे। तो उनको मुझे ले जाने में कहीं शर्म आती थी, पता नहीं, लेकिन शायद। और स्कूल में भी बहुत लेफ्ट आउट फ़ील होता था कि मैं बहुत छोटी थी। जब मुझे किसी ने टीचर्स ने ऐसे करके बोला, वो एक काला लड़का है, इसको उसके साथ इसकी जोड़ी बना दी जाए। और मुझे वो दिन भी याद है जब एक लड़की ने मैं गई स्कूल में, मेरा न्यू एडमिशन था और हम टेबल पे बैठ रहे थे, तो उस लड़की ने बोला कि छी! तो
वो छी मुझे समझ में नहीं आया उस वक़्त कि ये छी क्या है? फिर एक बार पापा ने कुछ पैसा दिया, उधर से मैंने चीज़ खरीदी और मैंने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दी। मैंने बोला ये, तो उस दिन उसने बड़े अच्छे से बात करी। तो मुझे ये समझ में आया, ओह! दोस्ती खरीदी जाती है, अभी मैं दोस्ती खरीदूँगी। तो मुझे बहुत बाद में जाके समझ में आया कि मेरी चीज़ें या मेरे पैसे मैं नहीं खरीद सकती दोस्ती। वो कभी मेरे थे ही नहीं, वो सब नकली था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करी, गरीबी में पैदा हुई और फैमिली में अलग से तमाशे चलते थे क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस थे। पापा थोड़े से मतलब घर पे ध्यान नहीं देते थे। तो अब मम्मी-पापा के आपस में झगड़ा। तो मैं एक बड़ा बच्चा, मैं उस चीज़ को झगड़े को देखती फिर कोशिश करती थी जब वो एक-दूसरे पे हाथ उठाने के लिए आते थे, तो मैं जाती थी उनके पास, उनको अलग करने के लिए। तो उस वक़्त पे वो क्या करते थे, अपनी फ़ाइट में उनको एक बच्चा नहीं दिख रहा है, वो उठा के मुझे भी फेंक दे रहे हैं कहीं न कहीं। मेरे चोट लग रही है, मेरी बहन तो साइड में बैठ के रोती थी और बहुत बहुत सारी चीज़ें। फिर पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लगता था क्योंकि मैं समझने वाली पर्सन हूँ, मुझे याद नहीं होती चीज़ें। मैं समझ जाऊँगी तो ठीक है, नहीं समझूँगी तो मुझे ज़िंदगी भर कोई समझा ले। मैं आर्ट में बोलो तो बहुत अच्छी थी, मैं अच्छा गाती थी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और मैं बहुत सारी पोएट्री और शायरी वगैरह लिख लेती थी। लेकिन टीचर्स कभी मुझे आगे ही नहीं आने देते थे। बच्चा सुंदर है, जो मैंने ये चीज़ फ़ेस करी है, मेबी मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन मैंने ये चीज़ फ़ेस करी है। तो उन बच्चों को आगे करा जाता था। तो तो इस तरह की चीज़ें मैंने बचपन से फ़ेस करती आई हूँ। तो जब मैं इन लोगों से मिली तो मैं बहुत रिलेट कर पाई। जब मैं एज़ अ नॉर्मल मैंने इतनी सारी चीज़ें फ़ेस कर ली है, तो इन लोगों ने तो कितना कुछ करा होगा। रंग हो गया, पढ़ाई में इंटेलिजेंट ना होना, तो वो चीज़ मैं रिलेट कर पा रही थी। इसलिए शायद मैं आज के टाइम में बहुत नॉर्मल और दूसरों को एक्सेप्ट करने वाली इंसान हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे बिलीव नहीं है। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। एक टाइम था कि मैं बहुत हल्ले-गुल्ले वाली बच्ची थी। मतलब अगर मैं अपने कारनामे बताऊँ तो मैं बहुत शरारती बच्चा थी। तो घर की खिड़की तोड़ के बाहर निकल जाना, हमारे घर के बगल में नदी थी, मम्मी ताला लगा के जाती थी तो मैं नदी में चली जाती थी। तो इस बहुत सारे उल्टे-सीधे काम करती थी। लेकिन आज के टाइम पे मैं बहुत शांत हूँ। एक सिर्फ़ एक मुझे एक बंद कमरा चाहिए और कोशिश कर रही हूँ लोगों से घुलने-मिलने की क्योंकि शायद मेरे को बहुत क्राउड और बहुत हल्ला नहीं पसंद। तो कहीं न कहीं मैं बहुत शांत हो गई हूँ। और आपको लगता है कि ये जो उस हल्ला पसंद करने वाली चुलबुली लड़की से जो ये ट्रांज़िशन हुआ टू एक कमरा दे दो और शायद लाइट भी मत खोलो, बस रहने दो। यू थिंक आपके चाइल्डहुड का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें? आपको एक चीज़ बताऊँ वो जो अकेलापन था ना, जब वो शुरू हुआ ना, जब मुझे लगा कि हाँ, कोई दोस्त नहीं है, तो मैंने अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बना ली थी। मैं अकेले बात किया करती थी, अकेले घंटों-घंटों। मैं उसमें पापा भी बनी हूँ, मम्मी भी बनी हूँ, बच्चा भी बनी हूँ, दोस्त भी बनी हूँ और मैंने इमेजिनरी एक जो कैरेक्टर है उससे मैं बातें किया करती थी। इतने स्ट्रगल्स के बाद जब मैं स्ट्रगल कर ही रही थी 2014 मेरी नानी की डेथ हुई थी, उस वक़्त पे मुझे पैरालिसिस अटैक पड़ा, फेस पैरालिसिस अटैक क्योंकि रिलेटिव्स ने मुझे बहुत डरा दिया था कि वो एक जब कोई मर जाता है तो उस वक़्त बोला जाता है ना कि किसी की आत्मा आ जाती है, इस तरह के बच्चे ऐसे नहीं करते। तो वो डर कहीं न कहीं मेरे ऐसे अंदर चला गया था, तो उससे मैं सो नहीं पाती थी। मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी थी, शायद वो मेरे मन में जो डर था वो मेरे दिमाग पे इतना हावी हो गया था कि मुझे अजीब-अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी, तो मैं कई रात नहीं सोती थी। तो फिर एक दिन मैं सुबह गई, नहा-नु के वापस आई और मैंने शीशे में अपनी शक्ल देखी, तो मैंने देखा मेरी लिप्स थोड़े से ना टेढ़े हो रहे हैं और उस वक़्त मेरे को 3 दिन बाद तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है, तो डॉक्टर ये कह रहा है कि इसको पैरालिसिस अटैक पड़ा है। फिर इलाज भी प्रॉपर नहीं हो पाया। लोगों ने उसमें भी मज़ाक बनाए हैं क्योंकि मैंने बहुत इस तरह की चीज़ें सही है, लोग नहीं जानते आपकी सिचुएशन या आप किस चीज़ से गुज़र कर आए हो या क्या हिस्ट्री रही होगी, वो इंसान क्या फ़ील करता है, लेकिन बस आपको बोलना है, आपको हँसना है, क्यों? तो ये सब चीज़ें रही है। बिफोर आई गो बैक टू योर चाइल्डहुड, आई वांट टू एड्रेस व्हाट यू जस्ट सेड। तो आपने फेस पैरालिसिस की बात करी एंड द लॉस ऑफ योर ग्रैंडमदर, राइट? जैसे
साइंटिफिक मेडिकल टर्म में बेल्स पैल्सी बोलते हैं, जो फेस का पैरालिसिस होता है। तो एक फिक्शन प्रोजेक्ट के लिए मैं इस पे रिसर्च कर रही थी, बेल्स पैल्सी पे, एंड आई रियलाइज कि it's more prominent in women than men because it's more of an emotionally triggered thing rather than a physically triggered problem or issue, right? But it also comes with a very strong phase of depression because हमें बचपन से ही बोला जाता है कि चेहरा सब कुछ है, और उस चेहरे में भी कुछ हुआ नहीं है, पर वो पूरा चेहरा ही नहीं हिल सकता, आप हंस ही नहीं सकते, यू कैन स्माइल। तो वॉज देयर अ डिप्रेसिव फेज दैट फॉलोड, मतलब कितना मुश्किल था वो फेज पैरालिसिस वाला? वो मेरे लिए सच में बताऊँ तो बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है, मेरे को किसी ने बोला था कि तुम्हारी आँखें बहुत सुंदर है, मेरे पूरे फेस पे। तो पता है वो जिस दिन उस पर्सन ने मुझे ये चीज़ कही, मैं शीशे के आगे बैठ के ना, लिटरली बताऊँ, सिर्फ अपनी आँखों को छोटा बड़ा करके देखती थी। तो जब फेस पैरालिसिस हुआ ना, सब ख़त्म हो गया। मेरे को भगवान पे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला कि मेरी लाइफ में एक पर्सन था जो मुझे बहुत प्यार करता था, वो थी मेरी नानी, वो चली गई। सेकंड, यार वो गई, उनके साथ मेरी आँखें भी चली गई, मतलब मेरी वो जो ब्यूटीफुल जिसको लोगों ने कहा था वो भी चली गई। तो मेरे लिए वो बहुत बुरी चीज़ थी। मैंने लिटरली बताऊँ, मैंने भगवान की, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैं आज तक पूजा नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैंने क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट की है, आई बिलीव इन जीसस, बट मैं भगवान को नहीं मानती। सो सॉरी। No, of course, it's your right completely. And but what is also ironical is कि आपने बोला मैं भगवान को नहीं मानती, I've turned into a Christian, और आपके माथे पे चंदन का टीका है, which is a huge symbol of Hinduism. ये टीके की कहानी क्या है? ये टीके की कहानी है, करिश्मा शाह, वो हम एक मूवी में गए थे, घपरोल मूवी, तो गढ़वाली मूवी है। तो वो कृष्ण जी की बहुत पूजा करती थी, वो बहुत अच्छी थी। तो अ, वो हमेशा कृष्ण जी की पूजा करा करती थी, लेकिन ना वो कभी वो सबके टीका लगाती थी, मेरे नहीं लगाती थी। उसको था कि वो क्रिश्चियन है, क्योंकि वो शायद नहीं लगाएगी। मैंने बोला कि आप मेरे टीका क्यों नहीं लगाते हो? बोली कि नहीं, तुम उस दिन भी मंदिर में नहीं लगवाया था ना, इसलिए। मैंने बोला अगर किसी का दिल साफ़ है तो मैं उस चीज़ के लिए एग्री हूँ। जब उसने फर्स्ट टाइम मेरे चंदन का टीका लगाया, तो मुझे बहुत रिलैक्स सा फ़ील हुआ, मुझे नहीं पता क्यों, बट मेरा सर जो है बहुत ठंडा सा हुआ। तो उस दिन से वो हर दिन मेरा टीका लगाती थी, और फिर मैंने एक चंदन खरीद लिया और मैंने लगाना शुरू कर दिया, तो हर दिन लगा के जाती हूँ, बट चर्च में नहीं लगा के जाती। लोगों फ्रेंडली हो जाते हैं। तो थोड़ा सा वापस पीछे जाते हैं आपके चाइल्डहुड के टूवर्ड्स। बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा टू सी योर पेरेंट्स हिट ईच अदर एंड बिकम वायलेंट। मतलब मैंने शायद अपनी लाइफ में, मतलब वो पता तो रहता है कि हाँ पापा मम्मी लड़ते हैं, है ना? पर शायद अपने घर पे मैंने 1 या 2 बार देखा होगा कि बहस हो गई, हाथापाई नहीं, बहस हो गई दोनों के बीच में। और वो बहस में ही मैं इतना डर गई कि इट टुक मी अ फ्यू डेज़ टू ओवरकम दैट थिंग, राइट? टू सी देम हिट ईच अदर एंड वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि सालों में एक बार हो गया कि हाथ उठ गया, हो रहा है, आप देख रहे हो। हाउ ट्रॉमेटाइजिंग वाज इट फॉर यू? बहुत ज़्यादा। मैंने बताया ना आपको कि मेरा पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि घर में ये सब चीज़ें चलती थी। पापा बाहर से लॉक करके जा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, अंदर मम्मी सिलेंडर खोल के आग लगाने की तैयारी कर रही, और मैं इतने छोटे-छोटे हाथ में कैसे रोकूँ, मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ़ खिड़की से ना सोचती थी कि कैसे खोलूँ मैं। और मेरी मम्मी तो मतलब उन्होंने हमें पाल के बड़ा किया है, आज पापा भाग गए। मेरे को बिल्कुल ये शर्म नहीं आती बोलते हुए कि मेरा बाप भाग गया है अपनी ज़िम्मेदारियों से और अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, क्योंकि उनकी लड़की 18 साल की होने वाली थी, तो बेस्ट ऑप्शन था कि भाग जाएँ अपनी ज़िम्मेदारियों से। इतना मैं एज़ अ बच्चा मैं क्या ही कर सकती थी, और कितना मुश्किल था मेरे लिए वो पल कि पढ़ाई नहीं, मेरे घर में अलग ही मसले चल रहे हैं, सब कुछ मेरी अलग ही दुनिया, माँ-बाप को अपने से फुर्सत नहीं है कि बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, बच्चा मर रहा है। और जब मैं बहुत छोटी थी तो
एक बार टीवी में एक सीरियल आ रहा था, तो उसमें उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसने पता नहीं कुछ खा लिया था, तो उस दिन पहली बार सुसाइड का नाम सुना था। उसके बाद फिर किसी ने हमारे मोहल्ले में चूहे मारने की दवाई खा ली, मेरे घर में भी पड़ी रहती है। तो मैंने एक दिन मैंने भी ट्राई कर लिया, क्योंकि मैं पक चुकी थी इन सब चीज़ों से। छोटी बच्चा, उसको पता भी नहीं था। कितने साल के थे आप? मैं शायद मैं 5th क्लास में होंगी, तो मैंने खा ली। बट मेरे अंदर पता नहीं भगवान ने कैसी चीज़ फूँक रखी है, मैं कुछ भी खा लूँ मैं नहीं मरने वाली तो भगवान ने किसी रीज़न से मुझे ज़िंदा रखा है, तो मैं उसका सम्मान करती हूँ। सेल्फ हार्म अटेम्प्ट दैट यू मेड इन योर लाइफ? वो बचपन में पहला था कि मैंने ये चीज़ ट्राई करी। उसके बाद कभी सेल्फ हार्म किया खुद को? हाँ, एक बार कूदने चली गई थी 2020 में, जब लॉकडाउन पड़ा, जॉब गई, तब चली गई थी। उस टाइम भी मतलब वो तो एक पता नहीं मिरेकल था, तो मैं बहुत परेशान थी और मैं बस खड़ी थी मसूरी के वो पहाड़ी इलाके से कूदने के लिए, और सडन एक मेरे दिमाग में एक गाना आया। वो एक क्रिश्चियन सॉन्ग है, तो वो कुछ ऐसा है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, मैं तेरी ताकत हूँ, मैं ही तेरा खुदा, बीते कल में मैं साथ तेरे था, आज भी तेरे साथ हूँ खड़ा, आने वाले कल में भी होऊंगा। तो वो गाना ऐसा था, वो मेरे बजा सर में, दिमाग में, बट मैंने अवॉइड किया और मैंने फिर ट्राई किया। एक औरत सडन आई और उसने मेरा हाथ पकड़ के नीचे खींचा। उसने बोला क्या कर रही है? तो मैं रो रही थी, पूरी मरने आई है। तो मैंने उस पर चिल्लाया, मैं क्या करूं, मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरी नौकरी चली गई है, मैं क्या करूं? तो वो बोली, तुझे पता है मैं मसूरी से ना उधर उठाल गेट तक पैदल जाती हूँ हैं, और मैं 4,000 रुपये कमाती हूँ, और मैं पैदल जाती हूँ पैसे बचाने के लिए, कि तेरी नौकरी चली गई, तुम जवान बच्चों का यही है, इसलिए मरना चाहती है। और बस मैं रो रही थी। फिर मैंने अपने आंसू पोंछ के मैं ऐसे मुड़ के उतरने लगी, तो मैंने पीछे टर्न किया, वो औरत कहीं पर भी नहीं थी। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैं बहुत तेज़ में गई, वो औरत मुझे रास्ते में कहीं नज़र नहीं आई। वो सेकंड टाइम था। Were these the only attempts? एक बता तो अभी हरियाणा में कुछ हुआ, मैं हरियाणा गई थी नुक्कड़ के लिए। तो मेरी एक दोस्त थी, जो जिससे मैं सिर्फ 10 दिन हुए उससे मिली थी। तो मैंने उससे थोड़ा-सा ऐसे ही बोला था कि कुछ काम होगा तो बताना, कि मुझे पैसों की नीड है। तो उसने ही मुझे बताया था, और उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो सिर्फ़ एक इंस्टाग्राम का पोस्ट देख के दिल्ली ले जा रही है मुझे, और मैं उसके साथ चलने के लिए रेडी हो गई। जब हम दिल्ली पहुँचे, वो दिल्ली से हमें हरियाणा लाए। हरियाणा में एक ओयो होटल था, उधर उन्होंने हमें रुकवा दिया। होटल में एक आदमी ने फर्स्ट टाइम मेरे रूम में एंटर करने की कोशिश करी। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रोटेस्ट में गए? हाँ, उन्नुक कर्नाटक होता है। हाँ तो उसमें गए थे। तो जब होटल में चीज़ हुई, तो मैंने बोला कि कल रात को ऐसा हुआ, मेरे बगल वाले कमरे में बहुत म्यूज़िक लाउड था, और जो मेरी फ्रेंड है उपासना, वो भी प्रैक्टिस के लिए गई हुई थी सामने वाले रूम में, और इस रूम में एक आदमी आया जो नशे में धुत था। तो आप कहानी ना सुना के सिर्फ़ इतना सा आप सबको सूचना कर दीजिए, क्योंकि और भी लड़कियाँ हैं, उनको बता दीजिए, सबको बता दीजिए कि जब हमारे लड़कियों के रूम में आए स्पेशली, तो प्लीज़ वो सूचना दें कि हम आपकी टीम से हैं और हम आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या-क्या मुझे बोला, उन्होंने बोला, "तुमने लड़की होने का फ़ायदा उठाया है, उसने तुम्हें टच क्यों किया? यू आर नॉट ब्यूटीफुल, सो उसने तुम्हें क्यों टच किया? तुम सबसे बड़ी हो, तुम थोड़ी हेल्दी भी हो, तो वो तुम किसी कमज़ोर को टच करता या किसी कमज़ोर को पकड़ता, उसने तुम्हें ही क्यों पकड़ा है? उसने तुम्हें ही क्यों हैरेस किया है?" 12 बजे वो मुझे ओयो के होटल से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। देन फिर वो अच्छा है कि मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी रहती हूँ, तो मैंने उस रात उन्हीं को कॉल किया। और मेरी जेब में सिर्फ़ 700 रुपए पड़े थे, और जब मैं कैब देख रही थी, तो हरियाणा से दिल्ली तक का किराया 1200 रुपए था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अब मैं उधर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर जो संस्था वाले थे, उन्होंने बोला हम पैसे पे करेंगे, तुम आ जाओ।
तो सुबह होते ही मैं 4 बजे वहाँ से निकली और मैं हरियाणा की सड़कों पे लिटरली बताऊँ पैदल चल रही थी 4 बजे अंधेरे में। क्या रहा होगा? उसके बाद जब मैं आई तो वो उस टाइम मैं बोल सकती हूँ कि वो डिप्रेशन जो मुझे डिप्रेशन वो एंग्ज़ायटी जो फ़ील हुई उस टाइम पे हुई। देन फिर मैंने ट्राई किया था कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरी इज़्ज़त पे बात उछली, उस लड़की ने इतना भयंकर चीट किया, तो ये सब चीज़ें मतलब मैं भुला ही नहीं पा रही थी। मैं सिर्फ़ कॉल कर रही थी लोगों को कि मैंने क्यूसीडी में एक लड़की है तमन्ना, उससे बात करी, वो मेंटल हेल्थ काउंसलर है। उसने मेरी पूरी कहानी सुनी और कई लोगों ने सुनी, लेकिन मैं हील नहीं हो पा रही थी। तो मेरे को हील ना सिर्फ़ मैं ही कर सकती हूँ, जो मैंने किया। तो ये था, तो ये थर्ड अटेम्प्ट था। सॉरी मैं बहुत लंबी कहानी सुना देती। नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल, डोंट वरी। ठीक है, अभी ठीक है। How was the loss of your nanny? Because जिस लड़की का कोई दोस्त नहीं है, जिस लड़की के माँ-बाप उसको इतना दूर रख रहे हैं, एक नानी ही थी जो सब कुछ थी। उनको खो देना कितना मुश्किल था? बहुत ज़्यादा, क्योंकि होता है ना, एक बच्चा अपनी माँ की गोद पे सर रख के सोता है, तो वो नानी के पल्लू से मुझे वो सुकून मिलता था। वो मुझे बहुत प्यार से खिलाती थी, तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था वो, उनका जाना, और आज भी मैं उनको बहुत मिस करती हूँ जब मैं बहुत अकेली होती हूँ। आपकी बहन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? क्योंकि घर वाले तो ठीक है, चलो उनको रंग का था, उनको लगा ये गोरी है, ये थोड़ी सांवली है, जो भी उनके अपने इनसिक्योरिटीज़ उन्होंने आप पे थोपे। पर बहन के साथ कोई रिलेशनशिप था? नहीं, उसके साथ भी मेरा कुछ नहीं था, अभी भी नहीं है। तो एक्चुअली वो बोल सकते हैं मेरे दूर होने के बाद वो घर की बड़ी बेटी बन चुकी थी। तो मम्मी हर बात उससे शेयर करना, जितने घर के सीक्रेट्स हैं सब मेरी बहन को पता है। तो वो एज़ अ बॉस बोल सकते हैं या एज़ अ पापा घर का, तो वो ही है। जब मेरी सैलरी आने का टाइम होता था, तब वो हैप्पी थी, और बाकी पूरे महीने ऐसा, बट पहले नहीं था ऐसा। ये आपकी पहली जॉब थी? नहीं, सबसे पहले मैंने चंडीगढ़ जॉब करी थी, तो वहाँ पर मेरी 30,000 की जॉब लगी थी। तो वहाँ से घरवालों ने बुला लिया कि लड़की है, वहाँ नहीं करना है। तो मेरे पापा बोलने लगे, "मैं उधर ही आके आग लगा दूँगा, मैं ये कर दूँगा चंडीगढ़ में आके, तू वापस आ जा।" और मैं उधर जॉब छोड़ के मुझे आना पड़ा। फिर मैंने यहाँ पर एबीपी न्यूज़ में एज़ अ कैमरामैन काम किया। फिर मैंने स्टेपिंग स्टोन स्कूल है जो कैमरन हॉल की ब्रांच है, वहाँ पर मैंने टीचिंग करी एज़ अ सब्स्टिट्यूट टीचर। फिर मैंने उधर हेरिटेज में फॉरेनर्स को हिंदी सिखाई। उसके बाद मैंने 2 साल यहाँ पर जो छाँव फाउंडेशन है, जो एसिड सर्वाइवल लड़कियों के लिए काम करती है, लक्ष्मी अग्रवाल हैं उनके हस्बैंड, उनकी फाउंडेशन में मैंने 2 साल एज़ अ मैनेजर और कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे काम किया। तो यही था, जॉब रीज़न नहीं है, पैसा रीज़न नहीं है। क्यों नफ़रत है मुझे भी नहीं पता, बट हर दिन मैं बहुत अकेली हूँ, मैं हमेशा कभी घर पे नहीं रहती, मैं भागती हूँ, तो ये चीज़ है। Before I come to the acid attack survivor part and your equation with the queer community and social service, एक टाइमलाइन समझना चाहती हूँ। आप 5-6 साल के थे, आप अपनी नानी के साथ रहने चले गए। नानी की डेथ हुई जब आप कितने साल के थे? मैं उस टाइम बीए फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था। इस टाइम पे आपके डैड और मॉम साथ में थे? या आपके डैड जा चुके थे उनकी लाइफ से? नहीं, तब थे। तब थे। तो क्या नानी की डेथ के बाद आप वापस घर गए हाँ। उनके साथ रहने? वाज़ इट अ ईज़ी ट्रांज़िशन? स्टार्टिंग में ठीक था, क्योंकि मुझे वो पैरालिसिस वाला चीज़ हो रखा था, तो थोड़ा-सा प्यार मिल रहा था कि वो, लेकिन एक होता है ना, एक समय के बाद इंसान बोझ लगने लगता है। तो मम्मी बोलती थी कि, "तू कोशिश नहीं करती है।" अरे! उनको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ मर चुकी है। ये चीज़ मैं सिर्फ़ कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीज़ मर चुकी है।
इसीलिए तो शॉक ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे, ताकि वो चीज़ ठीक हो, क्योंकि वो चीज़ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। And your dad left you guys when exactly? हाँ, वो शायद 2014 नानी की डेथ हुई, 2015 वो चले गए थे। हाँ। 1 साल बाद आपके घर आने के। हाँ। Did him leaving affect you? नहीं, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं इफ़ेक्ट किया, क्योंकि उनसे मेरा कभी कनेक्शन बना ही नहीं उस तरह से। वो रहते ही नहीं थे घर में, तो वो ही नहीं। अब घर वालों को भी फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी दिन अगर वो बहुत ख़राब शब्द है, लेकिन अगर वो कहीं पर किसी दिन मर भी जाएँ तो शायद हमें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने एक पॉइंट पे बोला स्टार्टिंग में कि मुझ पे कपड़े नहीं जचते थे, और बहुत कैजुअली बोला कि मुझ पे कपड़े नहीं जचते थे, मैं सुंदर नहीं थी। नाउ दैट आई एम लिसनिंग टू यू आई रियलाइज कि वो इम्प्रेशन है ना, जो मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, स्कूल में टीचर्स ने बोला, और वो छप गया दिमाग में, इसलिए आप उसको इतनी नॉर्मलसी के साथ बोल पा रहे हो। मैंने अपनी जर्नलिज्म की लाइफ में 4 या 5 बार एसिड अटैक सर्वाइवर्स से बात की है, और बेहद सुंदर लोग, ना सिर्फ शक्ल, रूप, पहनावे से, पर दिल से। और हर बार मैंने एक एसिड अटैक सर्वाइवर से बात की है, तो मुझे लगा है कि शीशा देखना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप पे अटैक होता है। आप खुद को शीशे में देख पाते थे? सच बताऊँ तो जब तक मैं एसिड सर्वाइवर लड़कियों से मिली नहीं थी, तब तक शायद मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता था। मैंने बोला ना, पैरालिसिस के बाद तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। जब भी मैं अपना शक्ल देखती थी, तो मुझे वो चीज़ याद आती थी। जब मैं उन लड़कियों से मिली, देन तब मुझे रियलाइज़ हुआ, यार इनकी लाइफ़ तो कैसी है ना, हम मेरा तो छोटा-सा वो हुआ, लेकिन इनको तो कितना सब कुछ झेलना पड़ा होगा। तो हाँ, उसके बाद How do you connect, Megha, with the queer community, with the acid attack survivors? I'm sure एक जो core है वो humanity है, क्योंकि you want to be associated with people who are suffering or who have suffered in the past because of other people, because of society, not because of anything that they did wrong, right? But how difficult is it sometimes to work for a social cause? Because I know every time I've spoken to, say, an acid attack survivor or a rape survivor, after speaking to them, a part of my heart is very warm because there's a lot of love, warmth in these people that I get to experience. But there's also a part of my heart and brain which is numb for a while because of the pain, because of the suffering that they go through, right? Only because of how fucked up our society is, nothing else. How much does it trigger you? Or like, are you beyond that point where you're like, okay, I'm not gonna get triggered by this, but be actively involved in their lives? हाँ, मतलब बोल सकते हैं, जब मैंने उनके साथ पहले, जब एसिड सर्वाइवर फर्स्ट कॉल मेरे पास आया, प्रमोदनी रावल से बात करी थी, तो जब वो मुझे चीज़ें बता रही थी, तो वो बीच में रोने लगी, तो मैंने फ़ोन काट दिया। तो मुझे उस दिन ये समझ में आया कि ओके, पहले इनकी ज़िंदगी में घुसना पड़ेगा। मैं उनकी ज़िंदगी में घुस गई, मैंने उनको दोस्त बना लिया। फिर वो मुझसे 2-3 दिन अच्छे से बात करी, देन मैं उनकी कहानी में गई, और उस टाइम जब 3 दिन बाद जब मैंने उनसे अच्छी एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया, देन वो बहुत कंफर्टेबल हो गई मुझे चीज़ें बताने के लिए। तो उसने मुझे वो चीज़ें भी बता दी जो शायद सिर्फ़ मुझे पता है आज तक। तो उसने मुझे जैसे कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी कि जब उस पे एसिड अटैक हुआ, तो वो उसको एक कमरे में लाके बंद कर दिया गया था, एक अंधेरे कमरे में, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुकी थी, उसका पूरा शरीर पैरालाइज़ हो चुका था। तो वहाँ से मेरे को ये ट्रिगर हुआ है, मुझे भी हुआ था। और फिर लोग आके उसको इस तरह से बोलते थे, आप इसको ज़हर दे के मार दो।
और कुछ लोग तो बोलते थे इसकी गलती रही होगी और इसकी, तो मतलब वहाँ से चीज़ें ट्रिगर होने शुरू हुई। भाई किसी का रेप हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी का एसिड अटैक हो जाए, मोमबत्ती लेके सब चले जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर वो जिंदा है उसको सजेशन दिए जाते हैं। सेम हरियाणा वाला, वो सुसाइड के बारे में सोचती नहीं है, वो तैयार होके घूमती है। इंस्टा पे उसकी पहले की पोस्ट देखेंगे आप, हमेशा कपड़ा मुंह में बांधे हुए, और अब विदाउट वो। एक्सेप्टेंस आ हाँ, तो मैंने बोला यार जब मैं इन लोगों को हील कर सकती हूँ, इन लोगों को मैं सलाह दे सकती हूँ, भाई एक्सेप्ट करो, तो मैं खुद को क्यों नहीं कर रही हूँ। क्या अब वो एक्सेप्टेंस आ गया है? मैंने बोला फॉरेनर्स को पढ़ाती थी, तो वहाँ पर एक मेरा दोस्त था, मतलब मेरा स्टूडेंट था वो, उसका नाम है माइकल। तो माइकल से मैंने एक दिन बात करी, तो उसने बोला कि आई एम गे। तो उसने बोला मेरे एक फ्रेंड है मनी, देहरादून में, तो आप उससे मिलना। तो मैं उससे मिली, तो जब मैं उधर आई तो मैं इन लोगों से मिली और फिर मैंने इनसे बात करी। तो मैंने बोला यार लोग इनके बारे में क्या क्या नहीं कहते हैं, चल जाए, मतलब हम मेरे खुद के फ्रेंड्स, ओ मैं तो वहाँ गया था, और वो ऐसे। और जब मैं क्वायर ग्रुप में रहने लगी तो वो कभी कभी वो मेरी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर देते थे। तो मेरी दोस्त मुझे क्या सलाह देती है, मेघा ऐसे लोगों से दूर रहा कर, तू बहुत गलत संगति में। दैट इज स्टिल बेटर। आज सुबह ही कोई बोल रहा था कि अरे मीठे लोग, लाइक मीठे लोग क्या होता है, मतलब डिड यू टेस्ट द पर्सन? सो यू नो देयर आर दो स्लैंग्स व्हिच आर सो प्रॉब्लमैटिक, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि बहुत बार होता है कि जब लोग ये सब बोलते हैं तो मैं मेरी लड़ाई हो जाती है, हम लाइक क्या क्या कर रहे हो, एंड आई लूज पीपल बिकॉज ऑफ इट। सो आई नो जो क्वेयर कम्युनिटी के लोगों का स्ट्रगल है उसके कंपैरिजन में स्ट्रगल शायद 0.1% होगा, पर वो 0.1% भी ऑफ बीइंग एन अलाई समटाइम्स इज वेरी डिफिकल्ट एंड टोल टेकिंग। जैसे आपने बोला कि वो मैसेज आया कि तू गलत संगत में है एंड ऑल, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो? हाँ, तो मैंने उसे बोला कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यार तू मेघा ट्रांस के साथ रह रही है सही नहीं है। मैंने बोला ट्रांस ने तेरे को कभी हाथ उठाया, कभी मारा? मैंने बोला तुझे जाना है तो तू चली जा भाई। क्योंकि भाई मुझे आज तक स्ट्रेट लोगों के बीच में ना सिर्फ प्रिटेंड वाले लोग मिले, कि प्रिटेंड यू आर हैप्पी, प्रिटेंड करो फोटो की कैमरे में रील्स में नाच के कि तुम हैप्पी हो। मैं हैप्पी नहीं हूँ, इन लोगों के बीच है ये। अपने को भी एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों को भी एक्सेप्ट करते हैं, जो भी इनकी कम्युनिटी में आएगा मुझे प्यार चाहिए और मुझे मिल रहा है, तो मेरे ये सबसे बेस्ट है। जिस चीज़ के लिए यार मैं बचपन से तरसी हूँ वो मुझे मिल रही है। दीप मैं जाती हूँ, हरदीप हमेशा, मेघा वो इतना सपोर्ट करता है। Right. Just to bring it to the viewers, Hardeep is the founder of Queer Collective Derating, Yes. and Megha is also a part of it. And these guys are doing like a wonderful, wonderful job. We did a session with them, Loop का, और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि मेंटल हेल्थ और क्वेयर कलेक्टिव को कैसे हम एक साथ ला पाए। Picking up from what you earlier said, I remember एक point था जब I had this interview with an acid attack survivor, जो आप उस टाइम बोल रहे थे ना कि स्किन वो हो जाती है, आंखें बल्ज आउट। तो आई रिमेम्बर मैं उनसे बात कर रही थी और वो अपने अटैक के जस्ट बाद की स्टोरी बता रही थी। दिस माइट बी ट्रिगरिंग फॉर सम पीपल, बट शी सेड माय स्किन was melting like chocolate. It was black. These visuals stay with you for very very long time, right? मेरे को पर्सनली काफ़ी सारी थेरेपी लगी, क्योंकि नहीं नहीं डील कर पा रही थी मैं इससे, एंड अगेन दैट वाज अ वेरी इंटेंस फेज ऑल्सो, जहाँ पे आई वाज मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड अ ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड, राइट? तो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म बन गया उन विजुअल्स के लिए मेरा थेरेपी सेशन। क्या आपने कभी थेरेपी ली, या व्हाट वाज योर कोपिंग मैकेनिज्म? सिंपल सी चीज़ जब मैं इनके लिए काम करने लगी थी ना, इनका दर्द जानने के लिए क्योंकि मैं इनसे मिली नहीं थी कभी, सिर्फ फ़ोन पे चलता था मेरा। तो मुझे एक दिन था, मीटिंग थी नोएडा में, तो मुझे जाना था। मैं रात भर यही सोच रही थी कि
यार मुझे दिल्ली जाना है, मैं उनको देखूँगी कैसे? आज तक मैंने देखा नहीं है उनको, सिर्फ़ फ़ोन पे या फ़ोटोज़ में इतना बुरा हाल है, जब वो मेरे सामने होंगे तो क्या होगा? देन मैंने एक चीज़ करी, मैंने माचिस जलाई और अपना हाथ जला दिया, उँगली। और जब मैं वहाँ पर गई, तो सबसे पहले मैं रितु सैनी से मिली। वो आई, उसने पीछे से आई, वो अंधेरा कमरा था और उसने मुझे हग किया। और जब मैंने उससे हग किया, वो बहुत पतली थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। तो फिर वो बाहर गई, तब मैंने उसका फ़ेस देखा, तो वो थोड़ा-सा ऐसा हुआ। बट कुछ टाइम बाद फिर और भी लोग आए और फिर उन्होंने मुझे हग करना शुरू करा और बहुत प्यारा समय था। वो खाना खिला रहे थे अपने हाथों से, तो वो पूरी रात मेरे साथ जगी रही। तो मैं रेडी हो गई थी उनको देखा, फिर मैंने बोला कि नॉर्मल है, कुछ बुरा नहीं है। और बट ना सिर्फ एसिड अटैक सर्वाइवर्स, बट कंसिडरिंग आपकी ज़िंदगी भी इतने ट्रॉमेटिक पास्ट, सुसाइडल अटेम्प्ट्स 3 बार, आपको थेरेपी लेने के लिए कभी किसी ने सजेस्ट नहीं किया? नहीं, इतनी नॉलेज ही नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी। जब ये क्यूसीडी में आई उसके बाद कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, हाँ, मेघा कि क्योंकि मैं आपको मुझसे पहली बार मिलके लगेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, जब तक मैं बताती भी नहीं। और तो वही चीज़ थी और उसका हल मेरे को ज़रूरत थी, तो मैंने उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन खोज लिया था, नेचर। तो मैं जब भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती, तो म्यूज़िक, क्योंकि मैंने एक दोस्त का भी सहारा लेने की कोशिश करी जो मेरी फ्रेंड थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था यार उसके साथ जाती हूँ तो फिर फ़ोटोज़ खींच, उसकी फ़ोटोज़ खी मुझे हीलिंग चाहिए। मुझे ऐसा है कि कोई सुन ले कि मैं, क्योंकि मैं पोएट्री लिखती हूँ, तो जब नेचर के साथ बैठती थी तो मेरे को ऐसा था कि जो पहाड़ हैं, तो वो मुझे कवर करके रखते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हमने तेरे को कवर कर रखा, हम तेरी रक्षा करेंगे। और जो नदी है वो, उसमें पैर डालती थी तो ऐसा फ़ील होता था कि वो छूती है और पैरों को और बोलती है, "चलती जा, चलती जा, चलती जा।" हैं। नेचर के साथ-साथ आप एक आर्टिस्ट भी हो। ये आप ही के पोस्टर है जिसमें आप परफ़ॉर्म कर रहे थे। एंड मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप बहुत सारे सोशल कॉजेज़ और अपने आर्ट को फ्यूज़ करके काम करते हो। जैसे आप एक पेट लवर हो तो आप उनके अराउंड कुछ आर्ट क्रिएट करते हो। आप कॉजेज़ पे बात करते हो, बी इट रेप सर्वाइवर्स, बी इट एनी कॉज़। तो क्या आर्ट वो एक टूल है जिसने वो लोनलीनेस का जो वॉइड था फैमिली, फ्रेंड्स के एंड पे, उसको कहीं न कहीं फिल इन किया? हाँ, मतलब ये चीज़ तो रही है, क्योंकि नेचर में घूमना तो ख़ैर जब मैं थोड़ा इतनी कैपेबल हुई तभी जा पाती थी, लेकिन आर्ट हमेशा, मैं हमेशा अपनी दुनिया में कोई भी आर्ट बनाती रहती। तभी मेरे को बोले जाते थे कि तारे ज़मीं का बच्चा, क्योंकि उसे भी आर्ट पसंद थी। वो जब चीज़ें करती रही ना, मैं उन सब चीज़ों को अपनाते-अपनाते ना, मैं इतनी सारी आर्ट्स में कुशल हो गई थी। मैं सिंगिंग कर लेती हूँ, मैं ड्राइंग कर लेती हूँ, मैं वॉल पेंटिंग कर लेती हूँ, मैं मंडाला आर्ट बना लेती हूँ और मैं पोएट्री लिख लेती हूँ। करंट टाइम में मेघा का अपनी मम्मी और बहन के साथ क्या रिलेशनशिप है? कुछ इस नहीं, मैं तो अब रीसेंट ऐसा सोच भी रही हूँ कि मैं अपना अलग कमरा ले लूँ, क्योंकि वो बहुत बार कह चुके हैं लाइक बोझ। मैं चाहती हूँ थोड़ा-सा सपोर्ट, वो नहीं मिला। तो अभी थोड़ा-सा मैं सोच रही हूँ सेपरेशन का, कि अकेले रह लूँ, कुछ देख लूँ, तो उसी के लिए मेहनत में लगी हूँ, कुछ नहीं हो। अभी भी सोसा नहीं, अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताऊँ, मैं बाहर बहुत ब्रेव हूँ। मैं किसी को थप्पड़ भी मार सकती हूँ, किसी से लड़ भी सकती हूँ, मतलब, लेकिन घर पे मैं बहुत डरी हूँ। मैं अगर अपने घर की प्यास भी उठा रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि मम्मी आके पीछे से कुछ बोल ना दे। तो मेरा ये है, तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। मेरे कुछ बेड़ियाँ हैं पैर में और कभी लगता है उन बेड़ियों को तोड़ दूँ। पर वो है ज़िम्मेदारी, कि मेरी माँ का मेरे अलावा कोई है भी नहीं। ऐसा बड़ा बच्चा मैं ही हूँ। तो वो हमेशा बोलती है कि तेरा बाप भी भाग गया, तू भी भाग जा। और वो चाहती भी है मैं चली जाऊँ, लेकिन वो ये चीज़ भी बोलती है। फिर कहीं न कहीं मैं स्टक हो जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इनको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? क्योंकि
बचपन से जो भी परिस्थितियाँ रही है वो साथ रही है, तो एक ये डर भी है। आपको लगता है कि उनका उसका कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा रहा है जिससे वो इतनी हाँ, नेगेटिव बचपन बहुत अच्छा नहीं था। उनके माँ-बाप ने 6 बच्चे पैदा कर दिए थे। तो बस 6 बच्चों में से किस पे ध्यान दे रहा, कौन ध्यान दे रहा? फिर जो भी लड़का मिला उठा के शादी कर दी उनकी, शादी करा दी। फिर उधर ताने बाँझ-वाँझ के ससुरालियों ने परेशान करा, यहाँ पर आ गई। अकेले बच्चों को 2 लड़कियाँ पैदा हो गई तो उनको बड़ा करना, फिर पति का छोड़ के भाग जाना और फिर वो एक कमरे में एक अपनी दुनिया बना लेना, वो कैद होगी उसमें और आज तक कैदी है, उनको लोगों से मिलना नहीं पसंद, जुलना नहीं पसंद बिकॉज़ इतने ना जाने कितने साल वो एक चारदीवारी के अंदर कैद थी तो वो उधर ही स्टक हो गई। आपने कभी कोशिश की उन्हें उस चारदीवारी से बाहर जब निकालने मैं जॉब वगैरह करती थी तो मैं उनको लेके जाती थी डिनर पे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। जब हम इतने कैपेबल हो गए तो हम अभी भी करते हैं। लेकिन थोड़ा नॉर्मल रहते फिर घर में आके वही तो वो चीज़ें हैं, कभी-कभी हम भी समय नहीं दे पाते अभी लेकिन कोशिश करते हैं दे पाएँ। लेकिन नहीं हो पा रही चीज़ें ठीक, मैंने कोशिश करी है। आपने उन्हें कभी अपनी आर्ट दिखाई, आर्ट के बारे में बात की, कैसा रिएक्शन था? ठीक है, उनका कुछ ज़्यादा नहीं रहता। हाँ, अगर आप जाके उनसे बोलोगे अरे आपकी लड़की बहुत टैलेंटेड है, तो वहाँ हँस के तारीफ़ कर देंगी। बट वो कभी पर्सनली खुद जैसे कोई घर पे आया और मम्मी उस जगह पे मेरी बहन की ज़्यादा तारीफ़ करती है, मेरी नहीं करती। तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी तरफ से बोलोगे नहीं यार, मेघा के अंदर ये है, तो जैसे अब आप तो नए हो उनके लिए, तो आप ये चीज़ बोलोगे तो वो स्माइल करके हाँ ही बोलेगी। लेकिन अगर मेरी मौसी या वो बोलें इसकी तो मम्मी बोली क्या क्या फ़ायदा है इसका? कुछ मिल थोड़ी रहा है इससे हमें। तो ये चीज़ आई थिंक आर्ट से एक बहुत बड़ी चीज़ मिलती है विच इज़ सैनिटी। आपका दिमाग शांत होता है। उनको But thank you, Megha, for being this honest, for sharing all of this with me. And since you're an artist, we have a small DIY art kit, loop का। इसमें कुछ कुछ आर्ट का सामान है जो थेरेप्यूटिकली प्रूवन है कि ये हेल्प करता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में। तो आई होप कि आपको हेल्प करे इन सम फॉर्म और द अदर। And honestly, it was a pleasure talking to you. And thank you for existing in this world because we need a lot more people like you here. And regardless of whatever people have told you in your life, and I'm not saying this for the sake of saying it, but you're definitely beautiful. And I think it's high time you start believing it. And you also have a beautiful voice. So I will now let you take over the mic and let's end it with the song that you wanted to sing. And I'll keep this for you. Yeah. पहले या माटी जंगली थी अब शहर की पाकी रोड हो गई। पहले या माटी जंगली थी अब शहर की पाकी रोड हो गई। आड़े रज के धूप बरसती थी अब धुएं से काली बोर हो गई। कोई सुध ना रही दिन रात की अब तू ऐसा भी क्या पाएगा। चाहे तंतर कर चाहे मंतर पढ़ जो वक्त गया ना आएगा। चाहे तंतर कर चाहे मंतर कर जो वक्त गया ना आवेगा। कद सांझ गुलाबी अंबर था कदी लड़े लगे थी तारों की। कदी सांझ गुलाबी अंबर था कदे लड़ी लगे थी तारों की। चंदा सी सोनी आभा में बहती थी फिजा बहारों की। ना नीर पेड़ न पहाड़ रहे तो मेघ कहाँ से आवेगा। चाहे तंतर कर चाहे मंतर पढ़ जो वक्त गया ना आवेगा। चाहे तंतर कर चाहे मंतर पढ़ जो वक्त गया ना आवेगा। बूढ़े बरगद की छाँव में आड़स ने ली अंगड़ाई थी। बूढ़े बरगद की छाँव में
आड़स ने ली अंगड़ाई थी, कदिल सॉरी अंगड़ाई थी, बागों में मैदान में खेलों में बचपन की याद बनाई थी। वो खान पान सब नष्ट किया तो जोर कहाँ से आवेगा। चाहे तंतर कर चाहे मंतर पर जो वक्त गया ना आवेगा। चाहे तंतर कर चाहे मंतर कर जो वक्त गया ना आएगा। पहले यहाँ माटी जंगली थी, अब शहर की पाकी रोड हो गई। अर्ज रज के धूप बरसती थी, अब धुएं से काली बोर हो गई। कोई सुध ना रही दिन रात की, अब तू ऐसा भी क्या पावेगा। चाहे तंतर कर चाहे मंतर पर जो वक्त गया ना आवेगा। चाहे तंतर कर चाहे मंतर पर जो वक्त गया ना आवेगा।